हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य के संदर्भ में पूछे जाने वाले अलग-अलग प्रश्नों को आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन देख मिलता है, जहाँ पे प्रति दिवस कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। तो चलिएगा आज के क्रम की, आज की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी बिंदु के साथ करते हैं कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। पहले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, जवाब देने का प्रयास करेगा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में खास करके चाय की खेती करी जाती है। आज वर्तमान अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा भी है कि हमारे यूपी में क्या होती है, चाय की खेती करी जाती है। लेकिन अगर इनको किया जाए तो ये किन क्षेत्रों में किए जाते हैं? दोआब क्षेत्र में की जाती है, तराई वाले क्षेत्र में किया जाता है, बलुई क्षेत्र में होती है, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में चाय की खेती, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे कुछ एक नगदी फसल माने गए हैं। और नगदी फसलों की जब बात की जाए तो नगदी फसल में कौन-कौन से नाम आते हैं? तो एक तो नाम आता है चाय का, एक नाम आता है कॉफ़ी का, और कॉफ़ी के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम होता है गन्ने का। तो ये 3 फसल हमारे यहाँ पे क्या मानी जाती है? नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। इवन गन्ने की जब बात की जाए तो गन्ना जो है, यूपी के अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, तो यूपी के तराई क्षेत्र में इसका उत्पादन बड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। यूपी के तराई क्षेत्र में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और दूसरा यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, वो दलदली मिट्टी है। दलदली मिट्टी है, बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे नमी की मात्रा बेहतर है। आज अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के संदर्भ में ये जो चाय होती है, खास करके टी, अगर इसको हम देखें तो सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं, चाय के लिए जो एक मिट्टी होती है, खास आपने सुना भी होगा, अम्लीय मृदा की जब बात की जाए तो अम्लीय मृदा क्या होती है, इसके लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये अक्सर आपने देखा होगा जितने भी हमारे पहाड़ी ढाल होते हैं, उन्हीं पहाड़ी ढाल क्षेत्र में खास करके एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है। आपने नाम भी सुना होगा उसके बारे में, सीढ़ीदार खेती। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है और उसी सापेक्ष क्या किया जाता है, ये चाय वगैरह की खेती की जाती है। अब यूपी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यूपी के अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, खास करके हमारे यहाँ पे शिवालिक तलहटी पाई जाती है। तो यही जो शिवालिक श्रेणी है, खास अगर इसकी बात की जाए, तो शिवालिक श्रेणी की जो आप कह सकते हो कि तलहटी है, अगर इसके पहाड़ी के तराई क्षेत्र की बात करें, तो शिवालिक क्षेत्र के ही ढालू क्षेत्र पर, किस पे? ढालू क्षेत्र पर खास करके इसका उत्पादन किया जा सकता है। ढालू पहाड़ी की जब बात की जाए, तो ढालू पहाड़ी पर इसका उत्पादन किया जा सकता है। वो अलग बात है कि इसका जो एरिया है हमारे यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसका उत्पादन नहीं करते हैं। तो वैसे तो यूपी में नहीं किया जाता है, ठीक है? वैसे यूपी में चाय की खेती नहीं की जाती है, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट के आधार पे जज करें, ठीक है? एनवायरनमेंट के आधार पे जज करें, जैसे हमने कहा कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है, तो अनिवार्यतः यूपी में या पूरे भारत में क्या एक नियम है संविधान के अनुसार कि 18 वर्ष का व्यक्ति वोट कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया है, अपना मतदाता सूची में नाम नहीं डलवाया है, तो इस नाते उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब उसकी योग्यता हो चुकी है, वह अपना वोट नहीं देना चाहता, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारी एक कंडीशन है, जो एक हमारी ज़रूरत है, वो फुलफिल है। वो अलग बात है कि चाय की खेती हमारी यूपी में नहीं की जाती है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूपी में चाय की खेती नहीं की जाती, लेकिन अगर हम प्रयास करना चाहें तो हमारी यूपी का जो तराई क्षेत्र है, खास करके शिवालिक जो शिवालिक पहाड़ी है, उसके दक्षिणी ढाल पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी फसल को उत्पादित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्रों में। इवन अगर हम बात की तो हमारे यूपी में खास करके आपने काफ़ी फेमस सुना होगा, यूपी नहीं लेकिन असम की जब बात की जाए तो असम में जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, वह अपने आप में क्या है, काफ़ी फेमस मानी जाती है। तो दार्जिलिंग पहाड़ी की जब बात की जाए तो यह आपका काफ़ी फेमस माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप चले जाएँगे कहाँ पे, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत की जब बात की जाए तो दक्षिण भारत में भी
आपको कई सारे लोकेशन देख मिलते हैं, खास करके जिसमें आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट की जब बात की जाए तो पश्चिमी घाट भी काफ़ी बेहतर माना जाता है, किसके? चाय की खेती के लिए। तो चाय की खेती के लिए पश्चिमी घाट और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वगैरह जो हैं, वह अपने आप में काफ़ी फेमस मानी जाती हैं। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में एनवायरनमेंट है, हम खेती नहीं करते, वो अलग बात है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे बात आता है किसको लेकर के, कि उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात की जाए तो कौन-सा जिला ऐसा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाथ नगरी के रूप में जानते हैं। यूपी के जिलों के उपनाम के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे नाम ऐसे हैं, जो इसके संबंध में आपसे पूछे जाते हैं। एक चीज़ थोड़ा-सा बता दीजिएगा, पिछले 2-3 दिनों से इस समस्या को हम झेल रहे थे, बेसिकली कि आवाज़ की दिक्कत है। आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं जाती है। आज के संदर्भ में ये थोड़ा-सा बताने का प्रयास करिएगा कि क्या आपको आवाज़ जो है, वो स्पष्ट सुनाई दे रही है या फिर आज भी कोई समस्या है? देखिए, यूपी के संदर्भ में अगर हम कुश नगरी की बात करें तो जैसे एक नाम आपने सुना होगा ताला नगरी। ये किसे बोला जाता है? तो ये आपके अलीगढ़ को नाम दिया जाता है। किसे? अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ताला नगरी नाम देते हैं। इसी तरीके से सुहाग नगरी, ये किसे बोला जाता है? तो सुहाग नगरी हम अपने यहाँ पे बोलते हैं फिरोजाबाद को। तो फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो फिरोजाबाद हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है? आपका खास करके आप कह सकते हो इसको हम सुहाग नगरी की संज्ञा देते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जैसे पीतल नगरी। पीतल नगरी, ये किसे बोलते हैं? तो ये हमारे यहाँ पे मुरादाबाद जिले को बोला जाता है, ठीक है? मुरादाबाद जिला हमारा पीतल नगरी नाम दिया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कई बार आपने नाम सुना होगा कांच नगरी के बारे में। ये कांच नगरी किसे बोलते हैं? तो कांच नगरी भी हमारा जो फिरोजाबाद है, अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, FZB, ठीक है? फिरोजाबाद की जब बात की जाए तो ये क्या होता है? ये आपका इसके संदर्भ में देखने को मिल जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा जैसे रामनगरी। रामनगरी किसको बोलते हैं? रामनगरी कायदे से आपके अयोध्या को रामनगरी कहा जाता है और इसी तरीके से मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा को हम क्या बोलते हैं? इसको कृष्ण नगरी की संज्ञा दी जाती है। तो यूपी में ऐसे कई सारे नाम आपके फेमस हैं। जैसे हम अपने यहाँ पे बांसुरी सिटी किसे नाम देते हैं? तो ये आपका बोला जाता है आपके खास करके जब हम पीलीभीत जिले की बात करते हैं। पीलीभीत जिले की जब बात की जाए तो इसे बोला जाता है। शिवनगरी की जब बात की जाए तो शिवनगरी किसे कहा जाता है? तो कायदे से जो हमारा बनारस है उसे हम क्या बोलते हैं? शिवनगरी कहते हैं। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ को क्या बोलते हैं? तो लखनऊ को हम इसी तर्ज पे आपके नवाबों की नगरी नाम देते हैं। नवाबों की नगरी नाम देते हैं। तो यूपी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसी क्रम में आपने जैसे नाम सुना होगा ताज नगरी, ये किसे बोलते हैं? तो ताज नगरी हमारे यहाँ पे बोला जाता है आगरा को, ठीक है? और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चर्म नगरी किसे बोली जाती है? तो चर्म नगरी भी हमारे यहाँ पे आगरा को बोला जाता है और आगरा के अलावा अगर देखा जाए तो कई बार आपने कानपुर का नाम भी सुन रखा होगा, ठीक है? अलग-अलग लोकेशन की जब बात की जाए तो अलग-अलग नाम जो होते हैं, वो इसमें आपके शामिल होते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने नाथ नगरी के बारे में पूछा है। तो नाथ नगरी किसे बोलते हैं? यह आज के संदर्भ में गोरखपुर को बोला जाता है। अच्छा, गोरखपुर के अलावा भी हमारे यहाँ पे एक नाथ नगरी है, वह कौन-सी है? तो वह आपकी बोली जाती है बरेली। बरेली की जब बात की जाए, तो बरेली को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाथ नगरी कहते हैं। इवन बरेली की जब बात की जाए तो बरेली को हम क्या बोलते हैं? अपने यहाँ पे इसको सुरमा नगरी की भी संज्ञा दे देते हैं। तो सुरमा नगरी भी नाम दिया जाता है और साथ ही साथ इसी बरेली को हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? नाथ नगरी की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है? साथ ही साथ एक नाम और ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस रहता है मेरठ। मेरठ की जब बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे खेल नगरी की संज्ञा दी जाती है क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पे खेलने की जो इक्विपमेंट होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में जो विधानसभा है, उस विधानसभा का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा का गठन कब किया गया? ये 1935 में किया गया या फिर यहीं पे आपका 1936 में, 37 में, 1938 में? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य के संदर्भ में कौन-सी व्यवस्था है? द्वि सदन की व्यवस्था है और द्विसदनात्मक व्यवस्था के सापेक्ष में द्विसदनात्मक व्यवस्था के सापेक्ष में आप भी जानते हैं कि राज्यपाल तो इसका अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन राज्यपाल के सापेक्ष में यहाँ पे जो 2 सदन होते हैं, एक का नाम होता है विधानसभा
और एक की जब बात की जाए तो एक का नाम आता है विधान परिषद। तो ये 2 सदन हमें क्या होते हैं, अपने यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इन दोनों सदनों के सापेक्ष अगर हम मुख्य रूप से बात करें, तो इनका गठन कब किया गया? तो आप भी जानते हैं कि 1919 अधिनियम के अनुसार 1919 अधिनियम की जब बात की जाए तो उसके अनुसार क्या किया गया? हमारे यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद अधिनियम पारित किया गया और जिसके सापेक्ष राज्यों में क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया और इस तरीके से 1921 में हमारे यूपी का भी क्या किया गया? संयुक्त प्रांत के लिए विधान परिषद गठित किया गया। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पे एक अधिनियम आता है जिसको हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम की जब बात की जाए तो ये जब आता है, तो इसकी जब बात की जाए तो ये कब आता है? ये आता है 1935 में। तो 1935 में हमारे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम के ही साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है? संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत के लिए खास करके एक आपका विधानसभा गठित किया जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बार विधानसभा का जो गठन होता है, ये 1937 में होता है। क्यों? क्योंकि 35 में ये अधिनियम आया, 36 में चुनाव हुआ, तो पुराने समय में बैलेट से चुनाव होते थे, तो ये चुनाव काफ़ी लंबा चलता था। तो इसी नाते 1937 में क्या हो गया, चुनाव के बाद हमारा कह सकते हो कि यहाँ पे सारी सूचनाएँ प्राप्त हुई। इस दशा में अगर देखा जाए तो जो पहली कैबिनेट का गठन हुआ, पहली बार आप कह सकते हो कि यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री जो बनाए गए, उनका नाम कौन आता है? तो पहली प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए, तो उनका नाम आता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब बात की जाए तो ये आपके यहाँ पे क्या बनाए गए? पहले प्रधानमंत्री बनाए गए संयुक्त प्रांत के, चूंकि पहले प्रधानमंत्री जो होता था वह अब क्या माना जाता है? अब आपका मुख्यमंत्री इस पद को कहा जाता है। अब जो मुख्यमंत्री नाम का पद होता है, वह पहले क्या होता था? प्रधानमंत्री नाम से जाना जाता था। 1937 में क्या हुआ था? पहली बार हमारे यहाँ पे विधानसभा का गठन हुआ था। ये अंग्रेजों के शासन काल में। बात आती है हमारी आज़ादी के बाद कब गठित किया गया? तो आज़ादी के बाद अगर हम बात करेंगे, आज़ादी के बाद हमारा जो पहला गठन हुआ है, वह हुआ है 1952 में। 1952 में हमारा पहला विधानसभा गठित किया गया है, ठीक है? आज़ादी के बाद, चूँकि हम तो काउंट करेंगे आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन वगैरह स्थापित कर लिए गए और उसके बाद चुनाव वगैरह कराए गए। क्योंकि आप भी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ और उसी के बाद सारी सूचनाएँ चालू हुई। तो 52 में पहला आपका गठित किया गया और यहीं पे अगर देखा जाए तो हमारा जो वर्तमान सीरीज़ चल रहा है, वह कौन-सा है? तो वर्तमान आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे 18वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है? 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो ये हमारी वर्तमान की चल रही है। विधानसभा के सापेक्ष में यहाँ पे अगर देखा जाए तो विधानसभा के सापेक्ष में एक ध्यान रखिएगा, विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा में कुल 403 सीटें आपको देख मिलती हैं और इस 403 सीटों की जब बात की जाए तो इसमें भी आपने देखा होगा 84 सीटें हमने एसटी को दे रखा है, सॉरी एससी को दे रखा है और इसके अलावा 2 सीटों की जब बात की जाए तो ये आपके एसटी के लिए दे रखी है। विधानसभा के सामान्य परिदृश्य में आपने सुना भी होगा कि 5 साल के लिए इसका गठन होता है और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। इनका जो चुनाव होता है, वह आपका प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, ठीक है? और चुनाव लड़ने के लिए भी खास करके जो उम्र सीमा ज़रूरी होती है, वह होती है 25 वर्ष, अर्थात 25 वर्ष की आयु जो होती है, वह यहाँ पे उस व्यक्ति की ज़रूरी होती है, जो इसका सदस्य बनना चाहता है। तो पहली बार विधानसभा आपका 1937 में गठित हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में, लेकिन आज़ादी के बाद 1952 में हुआ था। वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है भारतीय कला भवन। ये कहाँ पे बनाया गया है? भारतीय कला भवन की जब बात की जाए तो ये हमें देखने को मिलता है। भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन, खास करके अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। भारतीय कला भवन की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिलता है। भारतीय कला भवन। वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल जाती है, भारतीय कला भवन। खास करके अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंधित आपको जो संरचना देखने मिलती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम देखने को मिलता है।
सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम भारतीय कला भवन की बात करते हैं, तो ये बेसिकली एक भवन या आप कह सकते हो कि एक क्या है, एक संग्रहालय है। तो भारतीय कला भवन की जब बात की जाए तो ये क्या है, एक संग्रहालय है। और संग्रहालय की जब बात की जाए तो संग्रहालय के रूप में भी अगर देखा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। एशिया में सबसे बड़ा, ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा ये संग्रहालय माना जाता है और इस संग्रहालय की जब बात की जाए तो उसमें नाना प्रकार की चीज़ें जो रखी गई हैं, वो आपके संरक्षित करी गई हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1920 में। 1920 की जब बात की जाए तो 1920 में इसकी स्थापना करी गई है। कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो आप भी जानते हैं आज के बनारस की जब बात की जाए तो इसी बनारस में एक लोकेशन पड़ता है। आपने कई बार नाम सुना होगा गोदौलिया। तो गोदौलिया की जब बात की जाए तो गोदौलिया नाम के लोकेशन में बनारस में 1920 में क्या किया गया? इसकी स्थापना करी गई है। जहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए चूँकि संग्रहालय है, तो संग्रहालय के अंतर्गत जितनी भी आपकी विरासत वाली चीज़ें हैं, उनको क्या किया गया है? एक तरीके से कह सकते हो रखा गया है, जिनमें आप कह सकते हो कि दुर्लभ वस्तुएँ, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो चित्र होते हैं, चित्र के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो लगभग-लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे क्या किए गए हैं, चित्र वगैरह रखे गए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जो आपकी पुराने समय की आपके कह सकते हो कलाकारी होती थी, तो ऐसी कलात्मक वस्तुओं को क्या किया गया है, इसके अंदर संरक्षित करके रखा गया है। तो एशिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एशिया के संदर्भ में ये सबसे बड़ा माना जाता है। संग्रहालय के रूप में इसको स्थापित किया गया है। बनारस में इसकी अवस्थिति है, 1920 में स्थापित है। दुर्लभ वस्तुएँ, चित्र, कलात्मक वस्तुएँ ये सब आपको मिलती हैं। इवन चित्र की अगर बात की जाए तो चित्र भी अलग-अलग माध्यम से मिलते हैं। जैसे कागज़ की जब बात की जाए तो कागज़ पे बनाए गए चित्र, ठीक है? इवन अगर देखा जाए तो जैसे आपके जो कपड़े वगैरह होते हैं, उन कपड़े वगैरह पे बनाए गए जो आपके चित्र होते हैं, उनको इसके ऊपर रखा गया है। इवन अगर देखा जाए तो आपके कुछ चर्म कारीगरी की जब बात की जाए तो ये आपको मिलती है। काष्ठ कलाकारी की जब बात की जाए तो काष्ठ कलाकारी जो है, वह भी इसके अंतर्गत क्या की गई है, अपने आप में काफ़ी फेमस मिलती है। तो आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें क्या की गई हैं, इसके अंतर्गत आपके स्थापित की गई हैं। जैसे अगर हम हाथी दाँत वगैरह की बात की तो हाथी दाँत के संबंधित आपके जो कह सकते हो पिक्चर वगैरह होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। इवन आप कह सकते हो कि जैसे तांबा, काँसा की जब बात की जाए तो तांबा, काँसा मतलब धातु आधारित अगर देखा जाए तो धातु आधारित भी जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं, वह यहाँ पे बनाई गई हैं। इवन अगर देखा जाए तो पुराने समय में आपने सुना भी होगा सीसा और पोटीन ये भी चलते थे। तो शीशे वगैरह से भी जो चीज़ें आपकी बनाई गई हैं, कलाकृति वगैरह बनाई गई हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। इवन पुराने समय में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा अभ्रक भी आपका इस्तेमाल किया जाता था। तो अभ्रक वगैरह से बनाई गई जो आपकी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं, वह यहाँ पे रखी गई हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पुराने समय में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी अलग-अलग विषयों को बनाने के लिए, वहाँ पे खास करके इस संग्रहालय के अंतर्गत क्या की गई हैं, संग्रहित करते हुए रखी गई हैं। ठीक है? अधिकतर अगर देखा जाए तो उसमें दुर्लभ वस्तुएँ, चित्र, कलात्मक वस्तुएँ ये सब आपको मिलती हैं। इवन कुछ एक राजाओं के संदर्भ में जो सिक्के वगैरह होते हैं, वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अलग-अलग वंशों के समय जो पुराने सिक्के हैं, कहीं खोज वगैरह में प्राप्त हुए हैं, वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। भारत कला भवन 1920 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभाग हैं, इनकी संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग की जब बात की जाए तो आर्थिक संभाग की संख्या कितनी हो जाती है? ये नाम हमें देख मिलता है यूपी के संदर्भ में 5 या फिर यहीं पे आप कह सकते हो कि 9, 6 या फिर आपका 4। कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो ये कितने नाम आपको देख मिलते हैं। और एक काम थोड़ा-सा ज़रूर करिएगा कि अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा ज़रूर करिएगा। आर्थिक संभाग क्षेत्र यूपी के अंतर्गत कितने आपको देखने को मिलते हैं? यूपी के अंतर्गत आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है वह कितने आपको देख मिलते हैं। सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश अगर कुछ आपको ऐसा विजुअल होता है, खास अगर इसकी बात की जाए तो इसके संदर्भ में कुल कितनी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें तो इसके संदर्भ में जो हमें एक विषय देख मिलता है, वह कितने हो जाते हैं, ठीक है? अगर इस विषय की बात की जाए। क्लियर? अगर इस विषय की बात की जाए तो ये विषय हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र, ठीक है? उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है, उनकी संख्या क्या हो जाती है?
आर्थिक संभाग क्षेत्र, उनकी संख्या क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकी संख्या क्या होती है? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के संदर्भ में जो आपको एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए, तो इनकी संख्या होती है कितनी? एक आपका ये वाला विषय होता है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश की जब बात की जाए तो पश्चिमी प्रदेश के अलावा आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? ख़ास करके जब हम बात करते हैं पूर्वांचल के बारे में, ठीक है? तो ये आपका पूर्वांचल हो जाता है या जिसको कई बार हम क्या बोलते हैं, पूर्वी प्रदेश भी कह देते हैं। तो पूर्वी प्रदेश या आपका पूर्वांचल, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे विषय के रूप में आपने नाम सुना होगा, इसको मध्यांचल नाम दिया जाता है, तो ये मध्य में स्थित है। और साथ ही साथ ये वाला हिस्सा जो आपका बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने देखा कि हमारी यूपी में जो इनकी संख्या होती है, ये क्या हो जाती है? यह आपको 4 देखने को मिलती है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ये 4 नाम आपको मिलते हैं, खास करके पश्चिमी प्रदेश, मध्यांचल, पूर्वांचल और आपका बुंदेलखंड। जहाँ पे पूर्वांचल की अगर बात की जाए, पूर्वांचल में वर्तमान में कुल 28 जिले हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम पश्चिमी यूपी की बात की तो पश्चिमी यूपी में कुल आपके 30 जिले स्थित हैं। ठीक है? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मध्यांचल अर्थात मध्य यूपी में कितने जिले स्थित हैं? तो यहाँ पे 10 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। 10 जिले मध्य यूपी में स्थित है। बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड में आपके 7 जिले जो हैं वह आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 28 और 30 मिलके कितने हो जाएँगे? 58, 58 और 7 कितने हो जाएँगे? 65, 65 और 10 75। तो आप भी जानते हैं यूपी में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं। कुल 75 जिले हैं और इन 75 जिलों को इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। इवन कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रोग्रेस के आधार पे किन-की संख्या आपको देख मिलती है। तो पूर्वांचल को आपने सुना भी होगा, कई बार क्या बोला जाता है? बीमारू और पिछड़ा नाम दिया जाता है। हालाँकि अब ये टैग आपका क्या हो चुका है? पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो अब हमारा पूर्वांचल बीमारू और पिछड़ा नहीं रहा है, ये भी प्रोग्रेस के आधार पे आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, ये बीमारू और पिछड़ा क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है, तो इसी नाते यहाँ पे खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, लेकिन उसमें लेबर की संख्या ज़्यादा होती है, तो अंतिम उत्पाद बहुत कम होता है। जबकि पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए, तो पश्चिमी यूपी में खास करके जनसंख्या कम होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मशीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सिंचाई व्यवस्था, मिट्टी वगैरह यहाँ की बेहतर है, तो इसी नाते कृषि व्यवस्था जो है पश्चिमी यूपी की बहुत बेहतर मानी जाती है। बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना तो मिट्टी है, ना तो लोग रहते हैं, तो इसी नाते ये और भी पिछड़ा माना जाता है। अभी सरकार इसी नाते आपने बोला भी है कि यहाँ पे हम बुंदेलखंड में बीडा डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगी, यहाँ पे आबादी भी बसाई जा सके और मिट्टी नहीं बेहतर है तो क्या फैक्ट्री तो लगाई जा सकती है, तो फैक्ट्री इस क्षेत्र में क्या किया जाए, लगाई जा सके। तो इसी नाते इसका नाम रखा गया है। ओवरऑल 4 आर्थिक संभाग आपको देख मिलते हैं। नाम आता है पूर्वांचल, पूर्वांचल के अलावा पश्चिमांचल, पश्चिमांचल के अलावा अगर देखा जाए तो मध्यांचल और फिर आपका बुंदेलखंड। तो ये 4 नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो आर्थिक और राजनीतिक आधार पे ये 4 नाम हमें देख मिलते हैं, खास करके इनका नाम ध्यान रखिएगा। अंचल किसे कहते हैं? तो क्षेत्र को बोला जाता है। तो जैसे पूरब में स्थित है तो पूरब का क्षेत्र, पश्चिम में स्थित है तो पश्चिम का क्षेत्र, मध्य में स्थित है तो मध्य का क्षेत्र, यही आपके अंचल बोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन-सा प्रमुख लोहा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में लोहे की जब बात की जाए तो लोहे की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अब बात आती है कि जो लोहा पाया जाता है ओवरऑल उसकी वैरायटी कैसी होती है? एक्चुअली आपने नाम सुना होगा लोहे के बारे में, तो लोहे को सामान्यतः आपने देखा होगा, ये जो लोहा होता है या जिसको पुराने समय में श्याम अयस्क नाम दिया जाता था। ये श्याम अयस्क एक ऐसा विषय है जिसकी खोज क्या हुई थी? खोज की जब बात की जाए तो खोज हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व इसका खोज किया गया था, लेकिन प्रयोग की जब बात की जाए तो प्रयोग सबसे पहले किया गया था 600 ईसा पूर्व में। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसके संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लोहे की जब बात की जाए तो लोहे की खोज होने के बाद हमने बहुत बड़े परिवर्तन किए, खास करके आयुध वगैरह बनाने में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयुध के रूप में लोहा तो हम इस्तेमाल करते ही करते हैं,
लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि लोहे से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं। जैसे एक विषय आता है स्टील। स्टील की जब बात की जाए तो स्टील आपका लोहे से ही बनाया जाता है, लेकिन स्टील के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कितना कार्बन होता है? कार्बन की जो मात्रा होती है बेसिकली 2 से लेकर के 4% जो होता है वह इसमें कार्बन पाया जाता है। तो अगर स्टील तत्व है तो उसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4 पाई जाती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना होगा पीट आयरन के रूप में। पीट आयरन की जब बात की जाए तो पीट आयरन का संदर्भ क्या होता है? पीट आयरन मतलब पिटवा लोहा। इसके संदर्भ में अगर कार्बन की बात की जाए तो ये वैल्यू होती है 0.25%। ठीक है, तो 0.25% की जो वैल्यू होती है वो पिटवा लोहा के रूप में जाना जाता है। जो हम लोग सामान्य दिनों में आपके लोहा को देखते हैं उसकी वैल्यू जो होती है उसमें आयरन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.25% से लेकर के 2% तक का जो आपका एक कह सकते हो कि आयरन पाया जाता है वह आपके मध्यम किस्म वाले में पाया जाता है, जिसके संदर्भ में आप कह सकते हो कि जिस एक लोहे को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पीट आयरन जो सबसे घटिया किस्म का या निम्न स्तर का माना जाता है, 0.25% इसमें का आयरन मिलता है। लोहा जो हम सामान्य दिनों में इस्तेमाल करते हैं 0.25% से लेकर के 2% मिलता है, और जो स्टील हो जाती है उसमें 2 से लेकर के 4% कार्बन मिलता है। इसी के आधार पे इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात चली है कि हमारी यूपी में जो लोहा पाया जाता है वह कौन सी वैरायटी के होते हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इन दोनों प्रकार के लौह तत्व की जब बात की जाए तो ये दोनों प्रकार के तत्व जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। खास करके जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो दक्षिण का एरिया है, उसमें इनकी मात्रा बहुतायत पाई जाती है। तभी आपने देखा होगा जो पहाड़ों के सीमेंट होते हैं, आखिर पहाड़ों के सीमेंट में और क्या तत्व होता है कि जो सीमेंट हम अपनी दीवालों में चुनवाई करा देते हैं इतना सा पाउडर, लेकिन बाद में वही दीवार क्या हो जाती है, लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हाथी के जैसा मजबूत। आप बार-बार हथौड़ी से इस्तेमाल करते रहिए फिर भी नहीं टूटता है। कुछ तो उसकी गुणवत्ता होती है, तो वही होती है कि ये क्या होते हैं, उसमें जो लौह तत्व होते हैं उनकी मात्रा पाई जाती है, और जैसे ही उसपे पानी पड़ता है तो वो क्या करता है, प्रक्रिया वगैरह कर लेता है और उस दरमियान क्या करता है, अपने आप को सख्त बना लेता है। तो पत्थर जो खास करके दक्षिण एरिया का मिलता है, लाल बलुआ पत्थर जिसमें हम देखते हैं, तो लाल कलर की उपस्थिति जो होती है वो इसी कारण से इसमें देख मिलती है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो तत्व होते हैं वो बेसिकली इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में कागज का जो उद्योग है वहाँ पे खास करके उसमें सबसे ज्यादा जो मिलें हैं वह कहाँ पे आपको देख मिलती है। तो सर्वाधिक मिलों की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम हमारे यहाँ से समित है सहारनपुर, कानपुर या फिर मेरठ या फिर आपके मुजफ्फरनगर। कागज, सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं कागज, ये जो पेपर है तो इसका इस्तेमाल आप भी जानते हैं। कागज का आविष्कार ये कहाँ पे हुआ है? कागज के आविष्कार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार इसका आविष्कार हुआ है चाइना में। ठीक है, तो चाइना के लोगों के द्वारा क्या किया गया, कागज का आविष्कार किया गया है। पुराने समय में जो हम लोग कागज इस्तेमाल करते थे, इसमें आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता था, खास करके ताड़ के जो पत्र हुआ करते थे, ताड़ पत्र का इस्तेमाल हम लोग करते थे। बेसिक अगर देखा जाए तो इसमें आपने नाम भी सुना होगा, इस पे जो लिखे जाने वाले शब्द होते थे, उनको क्या बोला जाता था, पांडुलिपि नाम दिया जाता था। पांडुलिपि कुछ अन्य नहीं होती है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो पेड़-पौधे वगैरह होती थी, उनकी या तो पत्तियाँ होती थी, उनके ऊपर हाथों से लिखा जाता था, तो उसे पांडुलिपि नाम दिया जाता था। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने इसी संदर्भ में सुना भी होगा, एक विषय आता है जिसको हम बोलते हैं हस्त निर्मित कागज। ये जो हस्तनिर्मित कागज है, आज से लगभग 200 से 400 साल पुराना बनाया जाता है। कहाँ पे? मैन मेड तरीके से, और ये बनता है जालौन में। ठीक है, तो जालौन जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे हस्तनिर्मित कागज आपकी बनाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो आज के आधुनिकतम कागज होते हैं, इसमें भी अच्छी क्वालिटी के कागज आते हैं, खराब क्वालिटी के कागज आते हैं। जैसे एक आपके गत्ते वाले कागज जो काफ़ी रफ और मोटे होते हैं। एक आप समझिएगा कि जो आप रफ कॉपी करते हैं, उसके लिए अपनी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। एक आपका फेयर पेज जो होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है, और एक आपके कह सकते हो कि बटर पेपर वगैरह, तो पेपरें तो हैं, लेकिन पेपर की अलग-अलग क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी-बड़ी मिलों में करी जाती हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये आपका जो सहारनपुर क्षेत्र है, चूँकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि कागज़ उद्योग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, वो पौधों को प्रभावित करता है, क्योंकि पेड़-पौधे जो होते हैं, खास करके जो घास होती हैं, जो बाँस के पौधे होते हैं, उनका इस्तेमाल इसमें बेहतर किया जाता है। तो घास और वृक्ष की जब बात की जाए तो उनसे क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है, और उन्हीं के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड का तराई वाला हिस्सा है,
या उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला हिस्सा है वहाँ पे पेड़ पौधे बहुतायत मात्रा में मिलते हैं और इसी नाते सहारनपुर में हमने क्या किया है, ये सेंटर आपके बना रखे हैं। इवन आपने सुना भी होगा सहारनपुर में एक यूपी का क्या किया गया है, पल्प शोध संस्थान भी देखने को मिल जाता है। तो पल्प शोध संस्थान की जब बात की जाए तो पल्प शोध संस्थान भी ध्यान रखिएगा, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके इसी सहारनपुर जिले में देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम सहारनपुर की बात करें, चूंकि पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, शहद उत्पादन की जब बात की जाए तो इसके लिए भी काफी नेचुरल माना जाता है। इवन आपने सुना भी होगा रसीले फलों की जब बात की जाए, रसीले फल या जिसको हम खट्टा फल कहते हैं, जिसमें आम है, लीची है, संतरा है, आपका मौसमी है, इन सब की जब बात की जाए तो इन सब के उत्पादन के लिए भी क्या होता है, हमारा यूपी काफ़ी फेमस माना जाता है। ठीक है, तो यूपी में रसीले फल जो होते हैं वह भी यहाँ पे आपके माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में टीन के कनस्तर आपके कहाँ पे बनाए जाते हैं, टीन के कनस्तर। अब तो ये कह सकते हो कि लगभग बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं पे आपके बनाए जाते हैं। टीन के कनस्तर की जब बात की जाए तो टीन के कनस्तर का जो प्रयोग है वह किस सापेक्ष है? तो आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो किचन होता था, तो मम्मा लोग क्या करती थी, इसमें घरेलू सामान रखती थी। बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये कॉफ़ी का डब्बा है, ये शुगर का, ये टी का डब्बा है, ठीक है? तो पुराने समय में घर के जो ऐसी किचन की ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वैसे छोटे-छोटे टिन के डब्बे आते थे, जिनको इसमें रखा जाता था। इवन आपने देखा भी होगा, आप तो पुराने छोटे स्कूलों में अगर गए होंगे, जब आप छोटे थे, तो स्टील की टिफ़िन आती थी। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक के रंग-बिरंगे आपके वो दुनिया भर के पिक्चर बने हुए डिब्बे आते हैं। इवन अगर देखा जाए तो आज के किचन वाले जो डब्बे आते हैं, उनकी भी वैरायटी होती है कि मतलब एक कलर के ही छोटे से लेकर के बड़े डिब्बे सारे के सारे आते हैं। तो आधुनिकतम पहचान की जब बात की जाए तो अब आपके प्लास्टिक डब्बों ने उसका स्पेस ले लिया है, लेकिन पहले क्या होते थे, ऐसे टीन के कनस्तर आपके बनाए जाते थे। अब इनकी जब बात की जाए तो इनकी संरचना कहाँ से आपको मिलती है, तो यूपी के लगभग हर एक क्षेत्र में क्या होता था, इसको बनाया जाता था। लेकिन अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो जो आपका जो मोदी नगर एरिया है, जो हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल ज़ोन माना जाता था, वहाँ पे इसकी बहुतायत मात्रा बनती थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आगरा, इटावा, हाथरस ये सब भी इसके लिए क्या थे, आपके फेमस थे। इवन अगर देखा जाए तो आगरा आज किसके लिए फेमस है, तो आगरा आज आपका पेठा नगरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। पेठा नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो संगमरमर होती है, इस संगमरमर की जब बात की जाए तो संगमरमर की जो कलाकृति होती है, उसके लिए भी आपका ये आगरा काफ़ी फेमस है। इटावा की जब बात की जाए तो इटावा आपका वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ पे कपड़े बनते हैं। और हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस आपका हींग उद्योग के लिए जाना जाता है। और यही कारण है कि इसी हाथरस को हम इसके लिए क्या बोलते हैं, हींग और गुलाल की नगरी भी नाम देते हैं। क्या? हींग एवं गुलाल नगरी। तो हींग एवं गुलाल नगरी की जब बात की जाए तो इसके रूप में भी इसका नाम दिया जाता है। तो कनस्तर यहाँ से फेमस था। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा जैसे झांसी के बारे में, तो झांसी जिले का क्या फेमस था, यहाँ पे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री थी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये आपको नहीं मिलता है। हालाँकि अभी भी क्या है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे आपको देखने मिलती है। इवन मोदी नगर की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपके जो कृषि यंत्र वगैरह हैं, इस कृषि यंत्र वगैरह को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, कृत्रिम रबड़ की जब बात की जाए तो हमारे यूपी का जो कृत्रिम रबड़ है, वो भी आपके इसी मोदी नगर एरिया से ही बनाया जाता है। तो हमारे यूपी के संदर्भ में अलग-अलग बिंदु इसके रूप में देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे लकड़ी के खिलौने क्या किए जाते हैं, बेहतर तरीके से आपके बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल तो प्लास्टिक के खिलौने हैं, पुराने समय की जब बात की जाए तो पुराने समय में ऐसे लकड़ी के खिलौने आते थे। आपने देखा भी होगा, अब तो बंद हो गया है। अब तो बंद क्या हो गया, मतलब उसका एक अपडेटेड वर्ज़न आ चुका है। छोटे-छोटे बच्चे बाइक और कार लेके चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक वाली जिसमें चाबी लगी होती है, सेल वगैरह लगे होते हैं, इवन चार्जिंग वाली। लेकिन इससे पहले के दौर को अगर आप समझिएगा तो आपने देखा होगा घरों में क्या होता था, एक गोल सी प्लास्टिक की संरचना आती थी जिसमें पहिए लगे होते थे, बच्चे को खड़ा कर दीजिए वो मूवमेंट करता था। लेकिन इससे भी पहले जाइएगा, मतलब अगर आप अपने बचपने में जाएँगे तो आपने देखा होगा कि गाँव का एक बढ़ई होता था और गाँव का बढ़ई क्या करता था, आपके लिए एक ऐसी संरचना को बनाता था जिसमें कुछ ऐसे बेस लगे होते थे, 2 पहिए लगाए जाते थे और इसको कनेक्ट किया जाता था किससे? एक अगले पहिए के साथ। और यहाँ पे क्या होता था, इसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी आपको देखने मिलती थी। ख़ास करके अगर इस विषय की बात की जाए, तो ये विषय हमें किस स्वरूप में देख मिलता था?
इस विषय की जब बात की जाए तो इस विषय के ऊपर यहाँ पे 2 हत्थे लगे होते थे, तो बच्चा क्या करता था, इसको पकड़ करके चलना सीखता था। बेसिकली जो खड़ा होके चलने की बात आती है, उसके लिए इसका नाम आता था लढ़िया, हमारे यहाँ पे बोला जाता था। बेसिक जो भी अलग-अलग नाम हो, इवन लढ़िया भी नहीं बोला जाता था, कोई दूसरा नाम बोलता था। लढ़िया तो हमारे यहाँ पे वो बोला जाता था जो बैलगाड़ी के साथ लगती थी। तो मतलब कहने का ये है कि पुराने समय में लकड़ी के ऐसे जो खिलौने होते थे, घरेलू स्तर पे आपके गाँव के बढ़ई वगैरह बनाते थे और मेले हाट वगैरह में भी जाते थे, तो वहाँ पे भी मिलता था। लेकिन चूँकि लकड़ी से बनते थे और बढ़ई बनाता था, तो इसमें मेहनत लगता था, तो इसकी जो मज़दूरी होती थी, इसका जो कॉस्ट होता था, वो ज़्यादा होता था। अब वर्तमान में आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ने सारे मार्केट को क्या किया है, खत्म कर दिया। मतलब प्लास्टिक के खिलौने आ चुके हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कपड़ा, जिसमें आपका सबसे फेमस है टेडी बियर, ठीक है? टेडी बियर की जब बात की जाए तो टेडी बियर ने भी क्या किया है, लगभग मार्केट को समाप्त कर रखा है। चाइना इसीलिए सारे मार्केट को हाईजैक कर रखा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक कह सकते हो कि वैल्यू है, वो यही है कि खिलौने मार्केट को हमें फिर से एक बार रिवाइव करना है। तो हमारे यहाँ पे खिलौने जो होते हैं लकड़ी के ऐसे बनाए जाते हैं। इवन आपने भी देखा होगा आजकल कुछ ट्रैक्टर, टाली वगैरह की संरचनाएँ मेले में देखने को मिलती हैं। खास करके जिसमें आप कह सकते हो कि आपके हाथी हो गया, जैसे आप कह सकते हो कि जो खेलने वाला शतरंज होता है, मगरमच्छ या खरगोश हो गया, शेर हो गया या आपका जो कह सकते हो फाइटर प्लेन वगैरह होती है, ये सब संरचनाएँ आपके इसमें बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे बनाई जाती हैं? तो वर्तमान में लखनऊ और बनारस जो है, वह इसके लिए काफ़ी फेमस है। इवन अगर देखा जाए तो आज के संदर्भ में लकड़ी के फर्नीचर आपको देख मिलते हैं। लकड़ी के फर्नीचर जो हैं, वो आपको काफ़ी देखने मिलते हैं और लकड़ी के फर्नीचर में अगर देखा जाए तो जैसे अलमीरा हो गया, बेड हो गया, सोफ़ा सेट हो गया, इन सब चीज़ों की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे बनते हैं? तो आपका बिजनौर का जो निज़ामाबाद है, बिजनौर का जो आपका निज़ामाबाद है, ये इसके लिए काफ़ी फ़ेमस है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा बस्ती जिले के बारे में, तो बस्ती जिला हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका महाराजगंज जिला है, ये आपका काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? महाराजगंज के अलावा अगर देखा जाए तो आप यहीं पे नाम दे सकते हैं किसके बारे में, ख़ास हमारे यूपी की जब बात की जाए तो लकड़ी के खिलौने के लिए बनारस का नाम आपने काफ़ी फ़ेमस सुन रखा होगा। बनारस के अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका चित्रकूट का नाम आता है, यहाँ पे तो काफ़ी फ़ेमस ही है, क्या? लकड़ी का खड़ाऊ। तो लकड़ी के खड़ाऊ की जब बात की जाए, तो इसका नाम इसके संदर्भ में जोड़ा जाता है। तो यूपी के ऐसे कई सारे रीजन हैं, जहाँ पे क्या होता है, लकड़ी के खिलौने वगैरह आपके बनाए जाते हैं, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला, जिसके सापेक्ष में प्रदेश में आयुष उपस्कर कारखाने की जब बात की जाए, तो उसकी स्थापना करी गई है। आयुष उपस्कर कारखाना। आयुष उपस्कर कारखाने की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? आयुष उपस्कर। आयुष नहीं बल्कि आयुध होगा, ठीक है? ये आयुध हो जाएगा। आयुध का मतलब क्या हो गया? आयुध की जब बात की जाए तो आयुध का मतलब हो गया हमारे यहाँ पे खास करके जब हम बात करते हैं गोला बारूद। तो गोला बारूद की जब बात की जाए, तो गोला बारूद या जो लड़ाकू चीज़ें होती हैं, आयुध उन्हें बोला जाता है, ठीक है? तो आयुध की जब बात की जाए, तो आयुध के लिए जो आपका कारखाना स्थापित किया गया है, वो कहाँ पे है? मूलतः अगर देखा जाए तो आयुध के सापेक्ष में आपने ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अभी डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर की जब बात की जाए, तो उसमें शुरू में क्या किए गए थे? 6 नोड आपके चिन्हित किए गए थे और ये जो 6 नोड चिन्हित थे, उसमें कौन-कौन से जिले थे? तो आपका कानपुर शामिल था। कानपुर के अलावा लखनऊ शामिल था। लखनऊ के अलावा अगर देखा जाए तो आपका झांसी शामिल था। झांसी के अलावा आपका आगरा शामिल था। आगरा के अलावा अलीगढ़ शामिल है। अलीगढ़ और अलीगढ़ के साथ ही साथ आपका चित्रकूट इसमें शामिल है। अलीगढ़ और अलीगढ़ के अलावा आपका जो चित्रकूट है वो आपका शामिल है। तो पिछले संदर्भ में ये आपके क्या थे? ये आपके कुल 6 जिले शामिल थे। अभी इसमें एक नया जिला आपका ऐड कर लिया गया और जिसका नाम क्या है? इटावा। इटावा भी अब इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। तो वर्तमान में आपके 7 जिले इसमें शामिल हो गए हैं। ये डिफेंस कॉरिडोर वो है, जो बाद में स्थापित किया गया, जिसमें हम रक्षा उत्पाद वगैरह के लिए चीज़ों को बनाएँगे। आप भी जानते हैं यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कानपुर जो है, कानपुर में ऑलरेडी एक गन फैक्ट्री हमें देख मिलती है, जो काफ़ी पुराने समय पे क्या है, आपकी स्थित की गई है। इवन इसी कानपुर की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा अडानी समूह के द्वारा अडानी समूह की जब बात की जाए तो अडानी समूह के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा खास करके क्या किया गया? गोला बारूद फैक्ट्री भी स्थापित की गई। अर्थात निजी स्तर की जब बात की जाए तो निजी स्तर पे, ठीक है? आप कह सकते हो कि ये क्या है? ये एक निजी संस्थान है,
तो निजी संस्थान के रूप में, निजी एजेंसी के रूप में क्या किया गया, इसकी स्थापना करी गई है। इसी कानपुर की जब बात की जाए तो इसी कानपुर में, चूंकि गन फैक्ट्री भी है, आपका गोला बारूद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मिलता है, तो यहीं पर ही आपके आयुध से समेत जो चीजें होती हैं वह आपको देखने को मिल जाती है। तो आयुध के संबंध में जितनी भी चीजें की जाती हैं वह आपके यहाँ पे निर्मित की जाती है। कुछ प्रमुख नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी फेमस हो जाते हैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे यूपी में चीनी मिल कहाँ पे स्थापित है, तो चीनी मिल की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है प्रतापपुर देवरिया में। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, बेहतर हो जाएगा। चीनी मिल की जब बात की जाए तो चीनी मिल कहाँ पे स्थित है, चीनी मिल की जब बात की जाए तो चीनी मिल जो है वह आपको देवरिया के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया में इसकी अब स्थापना की गई है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चीनी मिल, तो चीनी मिल कहाँ पे स्थित है, देवरिया प्रतापपुर में स्थित है, 1903 में स्थापित किया गया। स्टील रोलिंग मिल, बेसिकली आपने देखा होगा स्टील की बड़ी बड़ी चद्दरें होती है तो उनको लपेटा जाता है, तो ये आपके मुजफ्फरनगर में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपके कानपुर को कहा जाता है। रेल पहिया कारखाना, बेसिकली मॉडर्न रेल इंजन, तो जाहिर सी बात है इंजन बनाया जाएगा तो इसी के साथ आपका क्या होगा, पहिया वगैरह बनाया जाएगा, तो आपके लाल बरेली में स्थित है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा पुराने समय में जो चेतक वगैरह स्कूटर आते थे तो लखनऊ में इसकी एक फैक्ट्री लगाई गई है। अभी इसकी जगह पर एक नई फैक्ट्री लगाई गई है जिसमें अब ई जो स्कूटी आपकी आई है वो बनाई जाएगी। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वाली जो स्कूटी आजकल मार्केट में चली है वो आपका बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तो सरकार ने भी बोला है मेधावी छात्राओं को हम स्कूटी देंगे, हम पहिया पंचर कर देंगे सरकार की गाड़ी का। मतलब लड़की लोगों को खाली स्कूटी, उनको लैपटॉप, उनको गहना पैसा गुड़िया जितना है सब दे दो। यहाँ आदमी कमा कमा के मर जाए तो मेहरारू को पैसा भर भर के दे, और लड़का लोग क्या करे, उनका खाली जीवन बना है बैल के तरीके से है। मतलब जहाँ जोत दो खाली चलते चले जाए, घर से भी बहिष्कृत हैं, बाहर से भी बहिष्कृत हैं, नौकरी में भी प्रताड़ित हैं, और सरकार तो उनका चूस के रसे निकाल रही है, क्या ही बताए। खैर गलत बात है, इस पे विचार करना चाहिए सरकार को। ना ही स्कूटी तो कम से कम एक ठो पंपहिया मोटरसाइकिल ये दे देते, चलने लायक तो हो जाता। खैर कोई ना, हम कार की डिमांड करते हैं सरकार से, जब इनके पास पैसा हो जाए तो हम लोगों को 4 व्हीलर देने का अनाउंसमेंट करें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे स्कूटर इंडिया लखनऊ में स्थित है। इंडियन पोली फाइबर, ये हमारे यहाँ पे कहाँ पे स्थापित की जा रही है, बाराबंकी में। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके नैनी इलाहाबाद में पड़ता है। हिंदुस्तान केबल, बेसिकली जो वायर वगैरह बनते हैं ये कहाँ पे है, ये आपके नैनी इलाहाबाद में स्थित है। आयुष उपस्कर, जैसा कि हमने बताया कानपुर में स्थित है। अफीम कारखाना, ये गाजीपुर में स्थित है। यूरिया उर्वरक, इफ्को से समेत आपका जो कह सकते हो कि आपका उर्वरक बनाया जाता है तो आपके आंवला बरेली में स्थित है। रबर कारखाना ये मोदीनगर में स्थित है। और भारत इलेक्ट्रिकल कारखाना ये गाजियाबाद में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये झांसी, बनारस, जगदीशपुर जो अमेठी में पड़ता है वहाँ पे स्थित है। इफ्को की एक और फैक्ट्री जो है वो आपके फूलपुर इलाहाबाद में देख मिलती है। तो इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे नाम जो होते हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसके बारे में, खास करके जो अलग अलग फैक्ट्रियाँ जो है अलग अलग रीजन में स्थित है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कूटर इंडिया लिमिटेड स्थित है। अब हमें नहीं लगता है इसके समय कोई कठिन क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या किया, इसके बारे में सूचना दे ही दी है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नाम से पता चल गया लखनऊ में स्थित है, क्योंकि लखनऊ का ये चौराहा ही अपने आप में काफी फेमस है। ये चौराहा जो है उसे नाम ही दिया जाता है स्कूटर इंडिया चौराहा, स्कूटर्स इंडिया चौराहा। हालांकि ये कंपनी अब आपकी बंद हो गई है, क्योंकि पुराने समय में 90 के दशक में स्कूटर चलते थे चेतक और बजाज वाले, आ, अब इसकी मान्यता समाप्त हो गई है। तो चेतक का नाम आपने कई बार सुना होगा, चेतक है। इवन बजाज की जब बात की जाए तो बजाज है, यल यम यल कुछ ऐसे नाम आता था। तो ऐसे कई सारे नाम आपको दिख मिलते हैं, हमने चलाया नहीं लेकिन देखा बेसिक है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो था वो राजदूत था पुराने वाला, जिसमें कील लगती थी। स्टार्ट करिए बढ़िया से लेके चलिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो जनपद है उनकी संख्या कितनी थी। बुंदेलखंड आर्थिक जनपद की जब बात की जाए तो उसमें आर्थिक जनपद में जो संख्या आपको दिख मिलती है वह कौन सी मानी जाती है, 7, 8, 5 या फिर 6। बुंदेलखंड आर्थिक जनपद की जब बात की जाए तो उसमें जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, बुंदेलखंड आर्थिक जनपद। अभी हमने बताया कि हमारे यूपी में 4 आर्थिक जोन है, और 4 आर्थिक जोन की जब बात की जाए तो इसमें आपको हमने बताया भी कि जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में कितने जिले, तो पूर्वांचल में 28 जिले हैं। पश्चिमांचल की जब बात की जाए तो पश्चिमांचल में कितने जिले, पश्चिमांचल की जब बात की जाए तो उसमें आपके 30 जिले स्थित हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मध्यांचल, मध्यांचल की जब बात की जाए तो मध्यांचल में आपके 10 जिले आपके शामिल हैं। जबकि
बुंदेलखंड एरिया की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड में कितने जिले शामिल हैं? तो बुंदेलखंड में आपके 7 जिले शामिल हैं, ठीक है? तो बुंदेलखंड में कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले आपके शामिल हो जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका ललितपुर स्थित है। ललितपुर के अलावा आपका झांसी स्थित है। झांसी के अलावा अगर देखा जाए तो इसी क्रम में हमीरपुर स्थित है। हमीरपुर, बांदा, बांदा के अलावा महोबा, महोबा के अलावा जालौन, और जालौन के अलावा अगर देखा जाए तो आपका चित्रकूट। चित्रकूट, तो ये जो जिले हैं यह आपको इस क्रम में देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन और चित्रकूट, ये 7 जिले जो हैं ये आपके बुंदेलखंड में आते हैं। अभी इसी बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए आपका क्या किया गया? बीडा की स्थापना करी गई है। क्या बोला जाएगा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के सापेक्ष में बुंदेलखंड आर्थिक जोन, ठीक है? तो बुंदेलखंड आर्थिक जोन की जब बात की जाए तो उसके रूप में क्या किया गया है? यह आपका अनाउंस किया गया है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में। तो बीडा की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। नाम आया कि वर्ष 1925 में जो कांग्रेस का आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका आयोजन किया गया? 1925 का अधिवेशन। 1925 के अधिवेशन की जब बात की जाए तो ये आपके यूपी में कहाँ पे आयोजित किया गया? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के बारे में आपने सदैव सुना होगा। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इटावा का डीएम था, इटावा का डीएम था, अंग्रेजी अधिकारी के रूप में इटावा का डीएम था। और इसने अंग्रेजों की एक थियोरी आई थी जिसको सेफ्टी वाल थ्योरी के रूप में नाम दिया जाता है। एक्चुअली सीन क्या हो गया कि 1857 की क्रांति जब हुई तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि देखो, अगर हम भारतीय को उकसाएंगे, उनका विरोध करेंगे या उनकी चीज़ों को हड़पेंगे तो वो हमारे साथ कभी कनेक्ट नहीं होंगे। हमें एक काम करना चाहिए कि उनको भी लगे कि उनको अधिकार प्राप्त है, उनको भी अपने साथ हमने शामिल कर लिया, उनके साथ मिलकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा अगर कोई काम कर दे तो उससे क्या होगा, कहीं न कहीं भारतीय हमारे साथ हमारी बातों को समझने लगेंगे। तो उन्होंने कहा विरोध कौन करते हैं? किसान तो नहीं आता कभी, महिलाएँ तो नहीं आती, बच्चे नहीं आते हैं। ये जो 2-4 किताब-वुताब पढ़ लिए हैं, पढ़े-लिखे लोग, यही लोग आते हैं। तो इन्हीं को बना लो और इनका एक ग्रुप बना दो। बोल देना कि ये तुम्हारा ग्रुप है और इसकी बात हमेशा सुनी जाएगी। तो ये वो अच्छा है, ऐसी बात है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका गठन कर देते हैं। सूर्य प्रकाश कुशवाहा यूपीजी के पेड बैच में बजट का क्या हो जाएगा? हाँ, कर देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है? बजट वाला करा देंगे, क्योंकि अभी तो कल बजट आया है, तो हमने सोचा भी था कि बजट आ जाएगा उसके बाद आपका करा देंगे, ठीक है? परेशान मत होइए। गुरु हम क्या ही बताएँ, हम सही बता रहे हैं कि अगर हमारे साथ होते तो हमारी चीज़ों को समझ पाते। बहरहाल हम क्या ही कहें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना बेकार ही होता है। चेहरे के हाव-भाव से लगता होगा कि हम ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आजकल लगभग 10-15 दिन से हम सही बता रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ों से परेशान हैं। बेसिकली पिछले दिनों आपका डिजिटल बोर्ड खराब था, लगभग 1 हफ्ते इसमें गया था। पिछले 3-4 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, वाई-फाई का कनेक्शन बड़ा खराब चल रहा है। इवन जबकि हमने इसी क चलते 2 लगवा लिए हैं, ताकि एक चला जाए तो दूसरा रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत की मार पड़ती है तो चौतरफा पड़ती है, एक तरफ से नहीं पड़ती है। इवन इसी कारण से आप कह सकते हो कि हमारे जो कंप्यूटर का बैच है वो नहीं लाइव हो पा रहा है। कल किसी तरीके से हमने किया था, आज फिर नहीं हो पाया। ठीक है? यही कहा जाए, लेकिन ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है? हाँ, आपने विश्वास किया है, आपने पैसा पे किया है तो आपकी चीज़ों को हम बेहतर देंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन क्या ही कहें। अभी के लिए बस क्षमा ही माँगेंगे। रही बात आपका जो बजट वगैरह का सीन है, जो कंप्यूटर की क्लास वगैरह है, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, परेशान मत होइए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 1925 में और सेफ्टी वाल्व थ्योरी को लेकर के। तो यहाँ पे क्या किया गया, ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने ऐसे पढ़े-लिखे लोगों का एक ग्रुप बना दिया। कहाँ पे बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपके कोलकाता में। कोलकाता की जब बात की जाए तो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई और कोलकाता में जब इसकी स्थापना की गई तो उसके बाद इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। पहले अधिवेशन की जब बात की जाए तो पहला अधिवेशन जो है वो खास करके आपको दिख सकता है किसके संदर्भ में, तो पहला अधिवेशन आपका जो आयोजित किया गया बम्बई में इसका आयोजन किया गया, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा। कुल करीब-करीब 72 लोगों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय,
तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय की जब बात की जाए तो उसमें क्या किया गया था, इसमें इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें इसका आयोजन किया गया था। मूलतः अगर देखा जाए तो इसमें यूपी से सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब बात आती है 1925 का कहाँ पे आयोजित हुआ। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हमारी यूपी में कुल 9 अधिवेशन आपके आयोजित हुए हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3 आपका प्रयागराज में आयोजित हुआ है, 3 की जब बात की जाए तो 3 आपके लखनऊ में आयोजित हुए हैं। एक आपका कह सकते हो कि मेरठ में आयोजित हुआ, एक आपके कानपुर में आयोजित हुआ और इसी तरीके से एक की जब बात की जाए तो एक कहाँ पे आयोजित हुआ था, एक आपका बनारस में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे कुल आपके क्या हुए, 9 अधिवेशन आपके यूपी में आयोजित हुए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो 1925 का आयोजित हुआ, वो कहाँ पे आयोजित हुआ? ये कानपुर में हुआ। और इस 1925 के अधिवेशन की जब बात की जाए, तो उसमें जो अध्यक्षता करी गई थी, वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की जब बात की जाए तो सरोजिनी नायडू के बारे में आपने सुना भी होगा। इनके माध्यम से इसकी अध्यक्षता करी गई थी और इस तरीके से ये पहली भारतीय महिला के रूप में भी जानी गई। तो पहली भारतीय महिला की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्या नाम आता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। ठीक है। आगे की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लोकायुक्त कौन बनाए गए? उत्तर प्रदेश में पहली बार लोकायुक्त कौन बनाए गए? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, के.एन. गोयल, बिशंबर दयाल या फिर आपके मुर्तजा हुसैन। किसका नाम हमारे यूपी के सापेक्ष में क्या होता है? लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है। यूपी का लोकायुक्त हम किसे नाम देते हैं? लोकायुक्त पद के लिए खासा ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो एक्ट वगैरह बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1977 में। 77 में क्या किया गया? ये पद सृजित किया गया और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहली बार जो हमारे लोकायुक्त बनाए गए, बेसिकली इनका काम क्या होता था? तो ये कह सकते हो हमारे यहाँ पे स्थापित किए जाते थे बड़ी-बड़ी अधिकारी वगैरह के ऊपर जाँच करने के लिए। तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो संजय मिश्रा का नाम इसमें आपको दिख मिलता है। क्या बोलते हैं? बिशंबर दयाल। बिशंबर दयाल की जब बात की जाए तो बिशंबर दयाल आपके पहले हो जाते हैं और वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं, उनका संदर्भ क्या होता है? तो उनका नाम होता है संजय मिश्रा। ठीक है? तो संजय मिश्रा की जब बात की जाए तो संजय मिश्रा जो है, ये आपके वर्तमान के हैं। लोकायुक्त कार्यकाल को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें बदलाव होते रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्तमान में खास करके जो कार्यकाल है, वो क्या है? तो वर्तमान कार्यकाल की जब बात की जाए तो वर्तमान कार्यकाल एक बार फिर से परिवर्तित किया गया है और अब इनका कार्यकाल 5 साल का हो चुका है। ठीक है? तो 5 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है। इवन लोकायुक्त के अंतर्गत एक परिवर्तन और किया गया था कि पहले क्या होता था कि जो हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश होता था, जो रिटायर होता था, उसी को इसका न्यायाधीश बनाया जाता था, लेकिन अब इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन अब ये हो गया कि न्यायाधीश स्तर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मुख्य हो, चाहे या फिर सहायक हो, किसी को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, बनाया जा सकता है। तो लोकायुक्त का जो पहले कार्यकाल आपका 8 वर्ष था, 2022-23 में क्या किया गया, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो अब आपका ये 5 साल का हो चुका है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उर्दू का पहला नाटक, जिसको हम नाम देते हैं इंद्र सभा। इंद्र सभा की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया? उर्दू का पहला नाटक इंद्र सभा की जब बात की जाए तो ये गिरजाधर के द्वारा 1835 में, मियाँ अमानत के द्वारा 1835 में, महावत खां 1859 में या फिर आपके रोशनलाल 1835 में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, उर्दू, उर्दू हमारी राज्य की क्या है? राज्य की दूसरी भाषा है। राज्य की दूसरी क्या है? भाषा के रूप में जानी जाती है। इवन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या बेसिकली आप कह सकते हो करीब-करीब 19% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? उर्दू भाषा बोलते हैं। ठीक है? बोलने वाले लोगों की जब बात की जाए तो यह आपके 19% लोग ऐसे हैं जो इसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा उर्दू शोध संस्थान, ये भी आपको दिख मिलता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो उर्दू भाषा शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। हालाँकि अब इस संदर्भ में यहाँ पे आप कह सकते हो इस विद्यालय का नाम बदल करके अरबी फारसी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है? अरबी फारसी विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो अरबी फारसी विश्वविद्यालय यह नाम आपको दिख मिलता है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके इसी राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है? जो भाषा के संबंध में उर्दू विश्वविद्यालय था, उसका नाम परिवर्तित करते हुए उर्दू फारसी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा सरदल अखबार। सरदल अखबार, ये सरदल अखबार जो है, ये यूपी का पहला अखबार माना जाता है और इसकी जब बात की जाए तो ये आपके आगरा से निकलती थी और आगरा से निकलने वाला ये क्या माना जाता है? पहला उर्दू अखबार। पहला उर्दू अखबार के रूप में नाम दिया जाता है।
किसके द्वारा निकाला गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सी फेंस के द्वारा। सी फेंस की जब बात की जाए तो सी फेंस के द्वारा इसको क्या किया गया, निकाला गया। ठीक है, तो सरदार अखबार सी फेंस के द्वारा निकाला गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका जो मियाँ अमानत है, मियाँ अमानत का नाम ध्यान रखिएगा। 1835 में इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसको हम बोलते हैं क्या, इंद्र सभा। तो इंद्र सभा इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इनकी जब बात की जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सबका जन्म कहाँ पे हुआ है, बनारस में, लखनऊ में, प्रयागराज में, या फिर आपके आजमगढ़ में, कहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और एक काम जरूर करिएगा, सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा कर दीजिएगा। चूंकि आप भी जानते हैं मोतीलाल नेहरू जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट लाई, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारत की खोज लिखी और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी जो देश की पहली नहीं बल्कि एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। इन सब के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रयागराज का नाम आपने कई बार सुना होगा, इवन आपने नाम भी सुना होगा। प्रयागराज में आनंद भवन और इसके अलावा स्वराज भवन, ये भी क्या है, ये नेहरू परिवार से ही समेत आपके भवन थे। हालांकि वर्तमान में इसको इन्होंने क्या किया है, सरकार को दान दे दिया है और जिसको संग्रहालय के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। बाकी आपने नाम भी सुना होगा। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू की जब बात की जाए तो नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यह आपके इसी प्रयागराज में स्थित है। जवाहरलाल की जब बात की जाए तो जवाहरलाल के नाम से यहाँ पे क्या है, एक आपका नक्षत्रशाला जो है वह आपको इसी प्रयागराज के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में इनके सम्मान में यह आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम आता है किसको लेकर के, बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी की जब बात की जाए तो इसकी खुदाई जो है वह किसके निर्देशन में कराई गई। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हम इतिहास को जानते हैं, लेकिन इतिहास की जब हम खोज करते हैं तो उस दशा में हमें क्या होता है, नाना प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। अब इतिहास की खोज की जब बात की जाए तो इतिहास की खोज में बेलन नदी घाटी जो है उसका संदर्भ हमें दिख मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो एस आर राव, जगदत्त शर्मा, एम जी मजूमदार, प्रोफेसर जी आर शर्मा, इन सबके नाम आपको दिख मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेलन नदी घाटी इनका संबंध कहाँ से है, तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रयागराज, आपने नाम भी सुना होगा प्रयागराज। प्रयागराज और प्रतापगढ़ लोकेशन की जब बात की जाए जहाँ पे हमारे यहाँ पे पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं। और पाषाण काल में भी, चूंकि आप भी जानते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इन सब की जब बात की जाए तो इन सब का नाम आपको मिलता है। और इस क्रम में प्रोफेसर जी आर शर्मा, प्रोफेसर जी आर शर्मा की जब बात की जाए तो इनके द्वारा इसकी खोज करी गई है। यज्ञदत्त शर्मा के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने आलमगीरपुर की खोज की है। और आलमगीरपुर कहाँ से समित है, तो आलमगीरपुर के बारे में अगर देखा जाए तो यह आपके मेरठ में पड़ता है। और मेरठ में भी कहाँ से, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है, खास करके हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का ये पूर्वी स्थल आपका माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल ये माना जाता है। यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा की जब बात की जाए तो ये बेलन नदी घाटी, क्योंकि आप भी जानते हैं बेलन नदी एक छोटी सी नदी है और जिसके सापेक्ष में ये सभ्यता यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, तो जी आर शर्मा के द्वारा इसका विकास किया गया, इसकी खोजबीन की गई। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप भी जानते हैं दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी 1921 में। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य का बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट जो है वह कितनी रुपए का है, खास करके 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का, 7,36,437 करोड़ रुपए का, या फिर 6,08,314 करोड़ 9 लाख रुपए का, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम समेत आपको दिख मिलता है। राज्य का बजट प्रस्तुत किया गया। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो बजट है यूपी सरकार में अगर देखा जाए तो योगी कार्यकाल के रूप में अगर देखा जाए तो योगी 2.0 के संदर्भ में ये क्या हो जाता है, ये हमारी योगी सरकार का नवा बजट है। योगी सरकार का ये जो नवा बजट है इतिहास में यूपी के ये सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, 2027 तक हमें 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या करनी है, बना लेनी है। 1 ट्रिलियन मतलब आप समझ रहे हैं, 1 ट्रिलियन मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो आपका 10 लाख करोड़ रुपए का बना लेना है।
इवन अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रस्तुत किया गया और इस तरीके से अब हमने 8 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है। अगर इसको आप डॉलर के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 रुपए की वैल्यू लगभग 80 रुपए के करीब है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, लगभग 100 लाख डॉलर के रूप में क्या हो चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में हमारी जो वैल्यू है, किसी एक राज्य की अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, जिसने क्या किया 100 लाख रुपए का कवरअप ले लिया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश जो है देश की क्या मानी जाती है, 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो देश की 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती है और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारा जीडीपी के मामले में, किसके मामले में, जीडीपी के मामले में खास करके दूसरा नाम आता है। इवन अगर देखा जाए तो हमारे जो पिछले वर्ष से बढ़ोतरी रहा, खास करके अगर इसकी बात की जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमने क्या किया है, 9.8% का ग्रोथ भी हासिल किया है। ओवरऑल पिछले बजट से हमारा लगभग 9.8% की जो वृद्धि है, वह भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो 9.8% से हमारा क्या है, पिछले बजट से ज़्यादा बजट है। पिछला बजट कितना था, तो ये आपका जो बजट था 7,36,437 करोड़ रुपए का, तो ये हमारा पिछला बजट था। हालांकि इतना कहना कम होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं बीच में क्या किया गया, अनुपूरक बजट भी लगभग 17,000 करोड़ रुपए का दिया गया था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो करीब-करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए पिछले बजट का था। अब की बार सीधे 8,08,000 करोड़ रुपए का हो गया, तो इस तरीके से इसका नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल आपने सीखा कि जीडीपी की जब बात की जाए तो जीडीपी में क्या है, जीडीपी में पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है और दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरा स्थान जो है वो आपका किसका है, यूपी का है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम आता है किसको लेकर के, नाम आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें पहले शहीद हुए मंगल पांडे। मंगल पांडे की जब बात की जाए तो इनका संबंध किस जिले से आता है, मंगल पांडे। मंगल पांडे की जब बात की जाए तो इनका संबंध किस जिले से आता है, बलिया, प्रयागराज, मेरठ या फिर आगरा से, कहाँ से इनका संबंध आपको दिख मिलता है। अब इसका जवाब आपको क्या करना है, सीधे शब्दों में कमेंट में करके बताना है। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब करके बताइएगा, लाइव चैट में नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। यूपी जीके के लिए आप इस सिद्धार्थ बैच को देख सकते हैं और साथ ही साथ ये परम बैच देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ करके कंप्यूटर आधारित हो जाता है। एप्लीकेशन जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे, इस पे आपको एक क्रम में प्राप्त होता है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई समस्या है, बाकी कोई विषय है तो आप उसे भी बताने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ठीक है, आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी कल के दिवस में और कल कुछ नई चीज़ों को और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट करके दीजिएगा। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।